students, welcome back to my channel. So we'll be starting with a new chapter and that is admission of a partner. पहले आज मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में जितने भी थ्योरी पोर्शन है जिससे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले हम वो सारे करेंगे. सो पहले तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन होता क्या बच्चे, जब एक फर्म जितने उसके आज की डेट में प्रेजेंट पार्टनर्स हैं अगर वो एक न्यू पार्टनर को, एक न्यू पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना चाहता है, दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सबसे पहले है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. जब भी मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कहूँगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जहाँ पर पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है बेटा, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड and new partnership comes to an new partnership starts. ठीक है, old partnership comes into end. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, सो याद रखना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जहाँ पर पुराना एग्रीमेंट या पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होती है. अब सेक्शन 31 ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट सेज कि एक पर्सन को कब एडमिट कर सकते हैं, नया पार्टनर कब आ सकता है. दो कंडीशन होती है बेटा, या तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि नया पार्टनर आ सकता है फर्म में, और दूसरा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो जितने भी पार्टनर्स पुराने हैं उन सबको एग्री करना पड़ेगा कि हम नए पार्टनर को लेने के लिए सहमत है, कि एग्रीड है. तो ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री. ये दो कंडीशंस है अंडर सेक्शन 31. अब वो कहते हैं कि जब एक नया पार्टनर आता है बेटा, वो उसको क्या मिलता है. नया पार्टनर जब आता है उसको नए उस फर्म के अंदर क्या मिलता है, जितने भी उस फर्म के एसेट्स हैं उसमें राइट मिलता है, और जितना भी फर्म आने वाले टाइम में प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें उसको हिस्सा मिलेगा. तो लेने के लिए न्यू पार्टनर को कुछ देना भी पड़ता है, और वो दो क्या चीज़ें लेके आता है जब वो फर्म में आता है. एक तो कैपिटल लेके आता है. कैपिटल क्यों लेके आता है, ताकि उसको उस फर्म के एसेट्स में राइट मिले. और दूसरी चीज़ वो लेके आता है गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल. ये क्यों लेके आता है, ये वो लेके आता है क्योंकि उसने ओल्ड पार्टनर्स को, जब भी बेटा एक नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको अपनी फर्म में कुछ अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करते हैं और नए बंदे को देते हैं. तो जो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होता है उसके बदले नया पार्टनर उनको क्या देता है, गुडविल, या जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. सो कैपिटल क्यों लेके आता है, टू गेट द राइट इन एसेट्स ऑफ द फर्म. एंड प्रीमियम या गुडविल क्यों लेके आता है, टू पे द ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइस, जितना उन्होंने नए बंदे के फेवर में सैक्रिफाइस किया. अब जब एक पार्टनर एडमिट होता है बेटा, तो ये टोटल एडजस्टमेंट होती है जो फर्म को ये करनी पड़ती हैं. सबसे पहले होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जब एक नया बंदा आता है पुरानी फर्म, एक फर्म के अंदर, तो पुराने पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको नए पार्टनर को कुछ देना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. जब वो कुछ सैक्रिफाइस करते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है. तो ये हमारा पहला स्टेप होता है. सेकेंड होता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है. फिर जब एक नया बंदा आता है तो जितने भी फर्म के एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं हम उनको रीवैल्यू या रीअसेस करते हैं, उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जितने भी पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट का मतलब है नए पार्टनर के आने से पहले बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये लायबिलिटी साइड पर होंगे, एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होगा, इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी. उसके बाद हम बनाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स का, और लास्ट में बनता है न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. जब नया बंदा आ जाता है उसके बाद बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है. फिर आपको एमसीक्यू में ये भी आ सकता है बच्चे कि राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर क्या होते हैं. तो आपको भी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था कि जब एक पार्टनर आता है फर्म में, उसको एक तो राइट मिलता है कि आने वाले टाइम में जितना भी फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसका हिस्सा होगा, और दूसरा होगा उसको फर्म के एसेट्स में भी हिस्सा मिलेगा. ये उसके राइट्स हैं. ठीक है, सो अब हम इसके बाद अपनी पहली एडजस्टमेंट शुरू करेंगे. ये तो हमारा बेस हो गया कि सबसे पहली एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये एक ना एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूरा एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा. ठीक है जी बच्चे, तो अब हमारा आ गया, मैंने आपको बोला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा पहला केस है
कि जहाँ पर केस 1 है व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो आपको गिवन होगा, बट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, बट नया पार्टनर जो आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर ने कितना कितना दिया है ये नहीं गिवन है। तो इसका एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स थे, उनकी रेशो थी 5:3, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो देखो न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया बट ये नहीं बताया कि सी को ए और बी ने कितना कितना दिया। तो हम इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वील से कि लेट होल शेयर, पूरी फर्म का जो हिस्सा है वो 1 है, लेट होल शेयर बी 1। अगर सी 1/4 के लिए आता है बेटा, अगर फर्म का पूरा शेयर 1 है उसमें से सी अगर 1/4 ले जाता है नया बंदा, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, टोटल 1 में से 1/4 हटा दो तो रिमेनिंग शेयर रह जाएगा 3/4। 1 में से 1/4 चला गया, रिमेनिंग रह गया 3/4। अब ये रिमेनिंग को कौन लेगा, ये रिमेनिंग के लिए लेने वाले दो बंदे बैठे हैं ए और बी, ये ए और बी शेयर करेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। तो हमको न्यू का फॉर्मूला होता है, न्यू को निकालने के लिए रिमेनिंग इनटू ओल्ड शेयर। ये बड़ा पहला केस है बेटा, जब नया बंदा आता है लेकिन ये नहीं बता रखा कि नए बंदे ने पुराने बंदों से कितना सैक्रिफाइस लिया है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर पूरी एक फर्म का शेयर 1 है, सी अगर उसमें से 1/4 शेयर ले लेता है तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग शेयर 3/4। ये 3/4 कौन लेगा, ये 3/4 लेंगे ए और बी अपनी ओल्ड रेशो में 5:3। सो न्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा फर्स्ट केस में न्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग इनटू ओल्ड। अब हम ए का रिमेनिंग तो बेटा कितना है 3/4, ए का ओल्ड कितना है 5/8, 5/8। बी का भी रिमेनिंग 3/4 है और बी का ओल्ड कितना है 3/8। लेकिन बेटा जो नया पार्टनर आ रहा है उसका तो न्यू पता ही है ना, नए पार्टनर का तो न्यू ही होता है। तो नए पार्टनर के लिए सीधा लिख देना कि नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 15/32, 9/32। इसका भी रेसिप्रोकल इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है बेटा, तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 8/32। सो व्हाट विल बी आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 15:9:8। दिस इज़ योर न्यू रेशो। तो ये हमारा पहला केस था बेटा। तो याद रखना पहला केस है जहाँ पर नया पार्टनर आता है, उसका न्यू शेयर दिया होता है लेकिन ये नहीं बता रखा होता कि उसने पुराने पार्टनर से ये शेयर कितने में लिया है। तो हमने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगला शेयर, इसका अगला केस क्या होता है, ठीक है। सो इसका केस 2 है। ये आपको केसेस अच्छी तरह करने पड़ेंगे क्योंकि ये MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस लिखो बेटा, सेकंड केस क्या होता है, ठीक है। सेकंड केस इज व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। नए पार्टनर का शेयर तो गिवन ही गिवन है, क्लियर। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। दूसरा आपको क्या बोल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। तो ये भी एक तरह से, इसमें क्या आपको बता दिया कि नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, लेकिन ये भी बता दिया कि जो बाकी के ओल्ड पार्टनर्स रह गए हैं वो अब कौन से हिस्से में शेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट केस ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्स्ट केस का थोड़ा सा इसके अंदर हम चेंज कर देंगे। अब इसके अंदर भी हम पुराना वाला केस ही लेके चल रहे हैं कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर थे, उनकी रेशो 5:3 थी, सी आया 1/4 के लिए, और सी को आने के बाद इन दोनों का जो हिस्सा था अब इन्होंने ये कर दिया 2:1। प्लीज़ बेटा ये ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी दो ओल्ड पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 5:3, सी 1/4 के लिए आया, लेकिन पहला केस तो इतना था। अब आ गया कि सी के आने के बाद ए और बी की अपनी रेशो भी चेंज हो गई, वो अब हो गई 2:1। तो जब आपको ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन हो, ठीक है, इसको हम फ्यूचर रेशो भी बोलते हैं, तो वहाँ पर वही सेम, लेट होल शेयर बी 1। सी अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग कितना रह गया 3/4। कैसे किया, 1 - 1/4, 3/4 रह गया। अब बेटे न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू
रिमेनिंग इनटू फ्यूचर या न्यू। अभी हमने पिछला क्या किया था, न्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग इनटू ओल्ड। लेकिन अगर आपको ओल्ड पार्टनर्स की फ्यूचर रेशो भी दे रखी है कि नेक्स्ट नए पार्टनर के आने के बाद अगर उनकी रेशो चेंज हो जाती है, फिर हम ये वाले तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बेटा, रिमेनिंग ए का भी 3/4 है और बी का भी 3/4 है, लेकिन इनकी फ्यूचर रेशो अब ये नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको कंसिडर करेंगे 2/3 एंड 1/3। और सी का तो छेड़ना ही नहीं ना, सी का जैसा है उसको वैसे ही लिख दो 1/4। तो ये बेटा सॉल्व करके आएगा 2/4, 1/4, 1/4। तो हमारी जो न्यू रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 2:1:1। ठीक हो गया बेटा। अब हमारा होगा, ठीक है, इन्होंने तो सिचुएशन वाइज बता रखा है, बट आपको मैं सीधा ऐसे बता दूंगी केसेस वाइज। ठीक है, 2 हमारे हो गए हैं। अब हमारा थर्ड केस आएगा, वो लिखो, वो साथ साथ ही हम कर लेंगे कि जहाँ पर आपको ये बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है। पहले में आपको ये नहीं पता था, अब हमें ये पता होगा कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है। दिस इज द थर्ड केस। When new partner share is given and sacrifice made by the old partner is also given. ठीक है, जहां पर एक नए पार्टनर का शेयर तो पता ही है, साथ में आपको ये भी बता दिया कि ओल्ड पार्टनर ने कितना कितना अपनी तरफ से उसको दिया है, कितना कितना सैक्रिफाइस किया है। सो अब इसके अंदर हम करेंगे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 5:4। सी नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/10 विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये 2 पार्टनर हैं, ओल्ड सी 1/10 के लिए आ रहा है और ये भी बता दिया कि जो सी आ रहा है 1/10 ये हिस्सा उसने ए और बी से इक्वली लिया, आधा आधा लिया। तो इसमें हम सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा, सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, सी 1/10 के लिए आ रहा है। ए ने उसको आधा दिया, उसका 1/10 का आधा दिया, बी ने भी 1/10 का आधा दिया, हाफ हाफ। तो सैक्रिफाइस ए और बी की कितनी बन गई, 1/20, 1/20। मतलब दोनों ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने भी 1/20 और बी ने भी 1/20। तो यहाँ पर न्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। जो पहले 2 केस किए थे उसमें क्या था, न्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग इनटू ओल्ड या न्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग इनटू फ्यूचर। जब हम सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, क्योंकि जब सैक्रिफाइस पता है तो फिर हम लगाएंगे न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब यहाँ पर आप देखो, ए का ओल्ड था 5/9, बी का ओल्ड था 4/9। इसमें से दोनों ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने भी 1/20, बी ने भी 1/20। सी का तो नए पार्टनर का तो मैंने आपको बोला ना, वो छेड़ना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही कॉपी कर दो जितना क्वेश्चन में गिवन है 1/10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 91/81, इसका आएगा 71/180। और इसको भी मैंने बराबर कर लेना बेटा, तो इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड कर दूंगी, तो हमारी न्यू रेशो आ जाएगी 91:71:18। दिस विल बी आर न्यू रेशो। ये कौन सा वाला वो शेयर हो गया, ये वो हो गया जहाँ पर आपको ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को कितना कितना दिया है, वो सैक्रिफाइस हमें पता गिवन होता है। उसके बाद एक अगला केस, ठीक है, केस 4, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर 4th केस। एक बारी आपको केसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आ गया, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा बेटे केस नंबर 4। सो केस नंबर 4 है व्हेन न्यू पार्टनर, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर, when new partner gets his share in a particular fraction
in a particular fraction from old partner. अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि इसमें ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है। लिखा है ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने हिस्से का 1/5 सैक्रिफाइस किया और बी ने अपने हिस्से का 2/5 सैक्रिफाइस किया। ठीक है बेटा। अब लेकिन इसमें आपको सी का शेयर नहीं पता, न्यू पार्टनर का शेयर नहीं पता। नॉर्मली इस केस में आपको न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होगा, कईयों में गिवन भी हो सकता है। अब ए का शेयर है 3/2। ए ने अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, बेटा जब ऑफ हिज शेयर लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना है। अब हम सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे कि ए का अपना हिस्सा था 3/5, इसने अपने हिस्से का कितना सैक्रिफाइस किया ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ए का सैक्रिफाइस आ जाएगा। देन बी का अपना शेयर था 2/5, इसने अपने हिस्से का 2/5 सैक्रिफाइस किया, मतलब 4/25। ये दोनों की क्या आ गई सैक्रिफाइस, ए और बी की सैक्रिफाइस आ गई। नए पार्टनर का शेयर कैसे निकलता है बेटा, सी का शेयर कैसे निकलेगा, जो ए और बी की सैक्रिफाइस है जब हम उसको प्लस कर देंगे वो सी का शेयर बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे सी का हिस्सा निकालना है, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/25, बी ने सैक्रिफाइस किया था 4/25, इसका मतलब सी का शेयर कितना हो जाएगा 7/25। ये नए पार्टनर का आपको शेयर पता चल जाएगा 7/25। अब इस केस में भी बेटा जिस क्वेश्चन में आप सैक्रिफाइस खुद निकालते हो वहाँ पर न्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, जैसे हमने पिछले में किया था। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब ओल्ड आपको पता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बस अभी बता देती हूँ फटाफट से। ए का ओल्ड है 3/5, ए का सैक्रिफाइस है 3/25। ठीक है। ऐसे बी का बता देती हूँ, बी का ओल्ड था 2/5, बी ने सैक्रिफाइस किया 4/25। और सी का मैंने आपको क्या बताया है, नए पार्टनर को तो कभी छेड़ना ही नहीं ना, नए पार्टनर का तो जो हिस्सा आ रहा है उसको लिख दो कि नए पार्टनर का शेयर आ गया 7/25। ठीक हो गया। अब हमारे इसके अंदर अब मैंने आपको 4 केसेस बता दिए हैं। ठीक है बच्चे, बताने को इसके और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट एक मैं इसके अंदर आपको एक ज़रूर बताऊंगी। एक नेक्स्ट है दैट कम्स अंडर मिसलेनियस। ठीक है, वो हम उसको केस 5 बोल लेते हैं। ये केसेस तो ऐसे ही बने होते हैं बेटा, इसको कोई वो नहीं है इसका पर्टिकुलर कि हमने उसको कोई रट्टा मारना है या कुछ है। ठीक है। दिस केस विल बी द लास्ट वन, केस 5 जिसको मैं बोल रही हूँ, कि इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि 3 पार्टनर्स थे बच्चे, ये ओल्ड हैं, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 ओल्ड पार्टनर्स थे, इनकी रेशो थी 2:2:1। डब्ल्यू आया एक न्यू पार्टनर, डब्ल्यू एक नया बंदा आया, डब्ल्यू एक न्यू पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। और अब तुम्हें पता है रूल होता है जब नया पार्टनर आता है तो सारे ओल्ड पार्टनर्स मिलके अपनी तरफ से कुछ सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के बेस के लिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा है कि जेड विल रिटेन हिज शेयर। जेड कहता मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मेरा शेयर वैसे ही रहना चाहिए। रिटेन का मतलब बचा के रखेगा, जेड अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देगा। तो अगर Z कुछ नहीं देगा तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो नहीं दे रहा और जो नया पार्टनर है उनके शेयर को ऐड कर लेना। शेयर ऑफ Z एंड W, जो पार्टनर कुछ नहीं दे रहा उसका शेयर है 1/5 और जो नया बंदा आया है उसका शेयर है 1/6। इन दोनों को अलग कर दो बेटा। तो इनको अलग करेंगे और जब हम इनका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/30। अब इसका मतलब है 30 पार्ट्स में से 11 पार्ट तो Z और W ने ले लिए। हम कहेंगे लेट होल शेयर बी 1। अगर पूरा शेयर बेटा 1 है तो व्हाट इज द रिमेनिंग नाउ, 1 - 11/30। 1 में से 11/30 तो Z और W के फेवर में चला गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 19/30 रह गया। अब ये रिमेनिंग जो 19/30 रह गया ये किन के लिए रह गया बेटा, ये रह गया सिर्फ x और y के लिए।
क्योंकि अब x और y रह गया और इन दोनों की अपनी रेशो क्या है 2:2, मतलब 1:1। अब x और y जो 19/30 इनका 19/30 जो बचा है, ये कहेंगे अब ये इन दोनों ने ही शेयर करना, इन दोनों को दे दो। इन दोनों की अपनी रेशो क्या थी 2:2, मतलब 1:1। तो अब ये इक्वली अब इनका शेयर क्या बनेगा बेटा, न्यू रिमेनिंग इनटू ओल्ड। x का रिमेनिंग कितना है दोनों के लिए, x और y के लिए रिमेनिंग है 19/30 और ओल्ड है इनका आधा आधा, हाफ हाफ, तो 19/60, 19/60। ये बन गया आपका x और y का। तो अगर अब मुझे चारों का न्यू निकालना हो तो चारों का मैं कैसे निकालूंगी, देखो बेटा, x का 19/60, y का 19/60, z ने कहा था मैं तो कुछ दूंगा ही नहीं, तो z का वैसे ही रहने दो 1/5, लेकिन एलसीएम बराबर कर लेते हैं इसका, ये बन जाएगा 12/60। और जो w था वो नया पार्टनर आ रहा था 1/6 के लिए, तो इसका भी डिनोमिनेटर बराबर कर जाते हैं। तो इसका कितना बनेगा, ये बन जाएगा 10 से, ये बन जाएगा 10/60। तो न्यू कितना आ गया, 19:19:12:10, 19:19:12:10। तो ये हमारे केसेस थे बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपको इसके अंदर आ जाए कि सैक्रिफाइस निकालो, तो सैक्रिफाइस मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं सीधा कहूँगी सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। और अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस नेगेटिव में आ जाता है, इसका मतलब है उस पार्टनर ने कुछ गेन किया है, सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने कुछ गेन किया है। तो जैसे अगर मैं एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर थे, उनकी रेशो थी बेटा 3:2, सी नया पार्टनर आया और अब उनकी न्यू रेशो हो गई है, न्यू रेशो मतलब तीनों को मिलाकर ए बी और सी की तीनों की न्यू रेशो हो गई है 5:3:2। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ सैक्रिफाइसिंग कितना होगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड ये दे रखी है, ओल्ड मतलब ओल्ड पार्टनर का, न्यू रेशो तीनों की दे रखी है, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। और हमेशा ध्यान रखना कि सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है, न्यू को नहीं लेते उसके अंदर। तो सैक्रिफाइस हम लगाएंगे फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ए और बी का निकलेगा, ओल्ड है 3/5, न्यू है इसका इसका ओल्ड है 2/5, ये 5/10 और इसका 3/10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्व करके वो इनका सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तो इसमें पहले का आ रहा है सैक्रिफाइसिंग 1/10 और दूसरे का भी सैक्रिफाइसिंग आ रहा है 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, तो हम कहेंगे 1:1। और अगर सैक्रिफाइसिंग का शेयर पूछता है कोई, तो 1/10 एंड 1/10 है। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो है दैट इज़ 1:1। सो हमारा ये पहला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक में मैं आपको इसकी बताऊंगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एडमिशन में हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और जो अगला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो सबसे ज़्यादा आपको चांसेस हैं आने के लिए। ठीक है बच्चे, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।